हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल को हम लेने वाले हैं। केरला ट्रायंगल इसका टाइटल है। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। देखिए, ये वाला जो आर्टिकल है ये बेस्ड है केरला की पॉलिटिक्स पे। जनरली हम पॉलिटिकल आर्टिकल्स को नहीं लेते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा और इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, आपको पढ़ के भी मज़ा आएगा और बहुत कुछ नया सीखोगे। अब देखो, हर रोज़ की तरह सारी ग्रामर और वोकैबुलरी को मैंने अलग से इस क्विज़ में ले लिया है। आप सब कुछ सीखें वीडियो में और बाद में इस क्विज़ को एक ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में इसका सॉल्यूशन आपको लाइव भी मिलेगा। पहले भी एक ट्राई दे सकते हैं ताकि आपको पता लगे आपने कितना इम्प्रूव किया। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। केरला ट्रायंगल, आपने लव ट्रायंगल तो सुना ही होगा, है ना। एक लड़का दो लड़कियों से प्यार करता है या दो लड़कियां एक लड़के से प्यार करती हैं, तो वैसा ही कुछ हो गया है केरला में। वहाँ पे एक ट्रायंगल सा बन गया है। तीन पार्टियां केरला को लुभाने में, केरला में अपनी सरकार बनाने के पीछे पड़ी हैं। समझ गए ना, तिराहा बोलते हैं ट्रायंगल को। बात हो रही है केरला असेंबली इलेक्शंस की, केरला के असेंबली यानी कि विधानसभा चुनावों की। अब इसके टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। द इलेक्शन रिजल्ट्स विल बी इंडिकेटिव ऑफ अ न्यू सोशल कॉम्पैक्ट दैट इज़ टेकिंग शेप इन द स्टेट। कह रहा है इलेक्शन रिजल्ट्स जो है ना, चुनावी जो नतीजे हैं, विल बी वो होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, क्या होंगे भाई? इंडिकेटिव होंगे। वो इंडिकेटिव का मतलब है इशारा करने वाले, सिंबॉलिक होने वाले, करेक्टराइज करने वाले, है ना, चित्रण करने वाले। कह रहा है ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं ये आने वाले टाइम में हमें इशारा देंगे, इंडिकेटिव होंगे एक नए सोशल कॉम्पैक्ट की, एक नए सोशल एग्रीमेंट की। और वो सोशल कॉम्पैक्ट या एग्रीमेंट जो कि टेक शेप कर रहा है, डेवलप हो रहा है, बन रहा है अभी स्टेट केरला के अंदर। समझ गए ना। तो इलेक्शन के रिजल्ट्स ही हमें बताएंगे वहाँ की सामाजिक समीकरण क्या बनेगी, वो सामाजिक समीकरण, वो सोशल कॉम्पैक्ट जो कि अभी डेवलपमेंट की स्टेज में है, धीरे धीरे तैयार हो रही है। इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है। रिजल्ट्स आपका सब्जेक्ट, विल बी आपकी वर्ब, दैट उसका दूसरा सब्जेक्ट और इज टेकिंग शेप उसकी दूसरी वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने है पिंक और ब्लू कलर में। देखो, ये ब्लू कलर में सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। इस तरह से आप पकड़ते जाएंगे, सेंटेंस आपके लिए पढ़ने ईजी होंगे। अब देखो, इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें है ना, टाइटल पैराग्राफ में। उससे पहले एक लाइक और एक शेयर देना वीडियो को, अच्छे बच्चे की तरह। देखने वाली चीज़ ये है कि टेक शेप, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। किसी चीज़ का जब टेक शेप होता है ना, तो वो चीज़ आकार ले रही होती है, वो चीज़ धीरे धीरे हकीकत बन रही होती है। आप उसको इमर्ज होना भी बोल सकते हैं, अपीयर होना भी बोल सकते हैं, फॉर्म होना भी बोल सकते हैं और डेवलप होना भी बोल सकते हैं टेक शेप को। अच्छा, कॉम्पैक्ट, ये वर्ड तीन मीनिंग रखता है, तीनों ही मीनिंग डिफरेंट है एक दूसरे से। फटाफट से इनको देख लें। पहला मीनिंग होता है कॉम्पैक्ट का एक अलायंस। दूसरा मीनिंग होता है कॉम्पैक्ट का एडजेक्टिव फॉर्म में कोई छोटी चीज़, जैसे कॉम्पैक्ट कार होती है, छोटी कारें, है ना, एडजेक्टिव फॉर्म में। और तीसरा कॉम्पैक्ट का लेस नॉन मीनिंग है मेकअप किट के लिए। लड़कियां अपने पर्स में रखती हैं, कॉम्पैक्ट नाम से एक मेकअप का किट होता है उनके पास, टूल होता है जिससे फटाफट मेकअप कर लेती हैं। अब इन तीनों को अपने यूज़ करके देखते हैं। वी लिव इन ए कॉम्पैक्ट हाउस, हम एक छोटे से घर में रहते हैं। यहाँ पे कॉम्पैक्ट बता रहा है, छोटे से ब्रीफ से हाउस की बात कर रहा है, बहुत, जिसका साइज़ बहुत छोटा है ना। कॉम्पैक्ट एडजेक्टिव काम कर रहा है। वैसे ही द कॉम्पैक्ट डिज़ाइन ऑफ द मशीन अलाउज इट टू बी स्टोर्ड ईजिली। ये जो कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है, छोटा सा डिज़ाइन है इस मशीन का, ये अलाउ करता है कि आप इसको कहीं भी ईजिली रख सकते हैं, है ना, थोड़ी सी जगह में भी मशीन रखी जा सकती है। तो ये तो हमने कॉम्पैक्ट का ब्रीफ वाला मीनिंग लिया। अब देखो इस वाले मीनिंग को। द रिसेंटली इस्टेब्लिश कॉम्पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड USA विल स्ट्रेंथन द डिफेंस टाइज। हाल ही में इस्टेब्लिश हुआ जो अलायंस है, जो कॉम्पैक्ट है, और किसके बीच? इंडिया और अमेरिका के बीच। ये कॉम्पैक्ट स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत बनाएगा हमारे डिफेंस के रिश्तों को। वैसे ही फाइनली ये कॉम्पैक्ट वॉज निगोशिएटेड बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द फैक्ट्री। आखिरकार एक कॉम्पैक्ट जो है उसको निगोशिएट किया गया मजदूरों और मैनेजमेंट के बीच में एक फैक्ट्री की। तो कॉम्पैक्ट का दूसरा मीनिंग होता है अलायंस या अग्रीमेंट। अब एक आपको मैं अच्छी चीज़ बताता हूँ, याद रहेगा आपको। कॉम्पैक्ट को ही अपने पैक्ट बोल देते हैं जब इसका अग्रीमेंट वाला मीनिंग आपको लेना हो। समझ गए मेरी बात को? पैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट होता है ना, वो कॉम्पैक्ट का ही शॉर्ट फॉर्म है जिसको अपने पैक्ट बोल देते हैं। एक्चुअल में वर्ड होता है कॉम्पैक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस वर्ड को नोट करें। अब एक समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ आपको पता चले। देखो, केरला में होने वाले हैं असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा के चुनाव। इन चुनावों के अंदर इस बार अजीब सी सिचुएशन आ गई है। एक मोर्चा बन गया है वहाँ की
माओइस्ट पार्टी जो है CPIM है ना, मार्क्सिस्ट पार्टी है जो, दूसरा मोर्चा बन गया कांग्रेस का, तीसरा मोर्चा बन गया बीजेपी का। और तीनों ही मोर्चे जो हैं एक दूसरे से कड़ी टक्कर के अंदर हैं इस बार चुनाव को जीतने के लिए। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ऐसा कभी भी केरला में नहीं हुआ। इस बार के चुनाव डिसाइड करेंगे केरला के लोगों का रुझान आगे आने वाले 20 सालों के लिए क्या होने वाला है। इस चुनाव के अंदर राहुल गांधी भी बहुत आगे हैं, नरेंद्र मोदी भी बहुत आगे हैं, हर पार्टी को पूरा मौका है, बस देखना होगा कौन अपने मौके को भुना पाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह की आज की इसकी समरी है, केरला में प्रिडिक्ट कर रहा है आगे क्या होने वाला है। आज की टोन को आप बोल सकते हैं एक्साइटिंग, ये बहुत एक्साइटेड है। दूसरा आप इसको बोल सकते हैं स्पेक्यूलेटिंग, ये बहुत अंदाज लगा रहा है आगे क्या क्या हो सकता है ना, स्पेक्यूलेट कर रहा है। तो एक्साइटिंग और स्पेक्यूलेटिंग दो नए टाइप की टोन्स हैं, आज के आर्टिकल पे फिट बैठेंगी। शुरू करने वाला आर्टिकल को उससे पहले इस वीक की मेंबर स्पेशल वीडियो आपको कल मिल जाएगी PQRS पे, घंटे भर की करेंगे है ना। मेंबर स्पेशल वीडियोस आपको मिलती हैं चैनल के होम पेज पे रखी हुई इन दोनों प्लेलिस्ट के अंदर, एक SSC और एक बैंक्स की। इन दोनों प्लेलिस्ट को आप मेंबर बन के प्ले कर सकते हैं। 50-60 वीडियोस दोनों में रखी हुई हैं और एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन करवाने का मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, तरीका आपको बताता हूँ। कोई भी मेंबर बन सकता है। मेंबर बनने के लिए आप ज्वाइन बटन पर प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें, यहाँ आपको सब कुछ बताया हुआ है मेंबरशिप में क्या क्या मिलेगा। शुरू करें। कह रहा द कमिंग असेंबली इलेक्शन इन केरला कुड मार्क अ रीअलाइनमेंट ऑफ द स्टेट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप। देखो वर्ड्स भारी भारी आए हैं पर डरना मत, बहुत सिंपल है सब कुछ। कह रहे कमिंग जो आने वाले असेंबली इलेक्शन है, इलेक्शन तो आप समझते हो ना, असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव। कह रहा आने वाले जो विधानसभा चुनाव है केरला में वो मार्क कर सकते हैं, वो निशान बन सकते हैं। और किसका? एक रीअलाइनमेंट का। रीअलाइनमेंट क्या होता है? किसी चीज़ को फिर से अलाइन करना, फिर से ऑर्गेनाइज करना, फिर से अरेंज करना। कह रहे ये निशान बनेंगे एक नई अरेंजमेंट का, एक नए अलाइनमेंट का इस स्टेट के, इस राज्य के सियासी लैंडस्केप में, पॉलिटिकल परिदृश्य में। लैंडस्केप का मतलब होता है वहाँ की सीनरी, पॉलिटिकल सीनरी क्या है, कौन सी पार्टी को कितनी सीट्स मिलती हैं, है ना। तो कह रहा आने वाले इलेक्शन जो है इसी चीज़ का निशान बनेंगे कि स्टेट की पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसे रीअलाइन होती है, कैसे फिर से अलाइन होती है। अब देखने वाली चीज़ें, इलेक्शन आपका सब्जेक्ट, कुड मार्क आपकी वर्ब, कुड हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब लेके बैठी हुई है बेयर इन्फिनिटिव मार्क को, है ना। इलेक्शन सिंगुलर है फिर भी मार्क लिखा है, पीछे एस नहीं लगाया क्योंकि इस कुड ने आगे एस लगाने से मना बोला है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के आगे भी। रीअलाइनमेंट वर्ड को आप तोड़ सकते हैं, री प्लस में अलाइन से बनाए, फिर से किसी चीज़ को जमाना, फिर से किसी चीज़ को ऑर्डर में बिठाना रीअलाइनमेंट होता है। कह रहे द कांग्रेस विच लीड्स द UDF यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, द CPIM that leads the left democratic front LDF and the BJP that leads the National Democratic Alliance NDA are all betting on an outsized impact the small southern state may have on their respective national plans। टेढ़ा मेढ़ा सेंटेंस है पर ध्यान से समझो। कह रहा है जो कांग्रेस है ना, और जो CPI है, और जो BJP है, ये तीन पार्टियां, समझ गए, कांग्रेस, CPI और BJP, जो कि अपने अपने फ्रंट को लीड करती हैं। कांग्रेस लीड करती है इसको, CPI लीड करती है इसको, और BJP लीड करती है इसको। कह रहे ये सभी के सभी बैट ऑन कर रही हैं, सभी के सभी पूरा दांव लगा के बैठी हैं एक बहुत ही बड़े इम्पैक्ट पे, बहुत ही आउटसाइज इम्पैक्ट पे। और कौन सा इम्पैक्ट है वो? जो कि ये छोटा सा सदर्न स्टेट है, छोटा सा साउथ का राज्य है, रख सकता है, हैव कर सकता है उनके खुद के अपने अपने रिस्पेक्टिव नेशनल प्लान्स पे, भारत के पूरे प्लान्स के ऊपर। तो BJP का पूरे भारत के लिए क्या प्लान होगा, CPI का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, इस बार केरला के इलेक्शन डिसाइड करेंगे इनका क्या प्लान भारत पे नेशनल लेवल पे होने वाला है। समझ गए? ऐसे बनाए सेंटेंस। आर ऑल बैटिंग ऑन आपकी मेन वर्ब है और सब्जेक्ट है कांग्रेस, CPI और BJP। आउटसाइज का मतलब होता है साइज में बड़ा होना, इनॉर्मस होना, सिग्निफिकेंट होना। अब इस सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, इस सेंटेंस को आप देख करके मुझे बताएं कहाँ पे हमने कौन सी गलती की हुई है राइटर ने। चलो, जिन्होंने रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो देखी है उनको अच्छे से पकड़ में आ जाना चाहिए। देखो रिलेटिव प्रोनाउन की खासियत ये है, अगर आप उसको कोई ऐसा एंटीसीडेंट दे रहे हो जो कि प्रॉपर नाउन है और जिसको सब जानते हैं, तो उस केस में आप हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन विच को यूज़ करें। अगर वो कोई चीज़ है तो विच, इंसान है तो हु। अगर ऐसा है तो कांग्रेस को सब जानते हैं, हमने इसके लिए विच लगाया, विच लीड्स द UDF। लेकिन हम सब CPI को भी जानते हैं और हम सब BJP को भी जानते हैं। ये पार्टियां ऐसी नहीं है BJP 5 है देश में और CPI 15 हैं, जैसे एक कांग्रेस है वैसे एक CPI वैसे एक BJP। अगर ऐसा है, अगर इनको हम सब जानते हैं तो इनके लिए, दोनों के लिए भी विच नाम के रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करना चाहिए था। तो दैट की जगह यहाँ भी विच और BJP के बाद दैट की जगह यहाँ भी विच को लगाना चाहिए।
बढ़े आगे। ये रूल्स मैंने सारे के सारे ग्रामर सीरीज में आपको डिटेल में करवा दिए हैं। कोई भी लड़का लड़की ऐसा ना हो यूँ बोले सर मुझे समझ में नहीं आया, जाओ आप अभी जो है ग्रामर सीरीज में, वहाँ से जाकर के आप इनको सीख सकते हो। करेक्ट, केरला इज़ वन स्टेट वेयर राहुल गांधी इज़ माइल्स अहेड ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी इन पॉपुलैरिटी एंड अ विक्ट्री ऑफ द यूडीएफ कुड सेट द सीन फॉर हिज रिटर्न एज कांग्रेस प्रेसिडेंट। केरला एक ऐसी स्टेट है, केरला इज़ वन स्टेट, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे राहुल गांधी मीलों आगे हैं, माइल्स अहेड ऑफ हैं, और किससे? प्राइम मिनिस्टर मोदी से। और किस चीज़ में? अपनी पॉपुलैरिटी में, लोकप्रियता में। कह रहा और एक विक्ट्री है ना, एक जीत जो है अगर यूडीएफ की हुई, राहुल गांधी के अगुवाई में जो मोर्चा है यूडीएफ उसकी हुई, तो ये जो विक्ट्री है ना ये सेट कर देगी एक सीन को, ये पूरा मूड या माहौल बना देगी उसके रिटर्न का कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पे। समझ गए? तो इस बार राहुल गांधी भी कहीं पे लोकप्रिय हैं नरेंद्र मोदी से ज़्यादा, और वो स्टेट है केरला। समझ गए? सब्जेक्ट वर्ब आप मैच कर रहे हो, सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, अहेड ऑफ मतलब किसी से आगे होना। कह रहा मिस्टर गांधी हैज़ बीन इन्वेस्टिंग कंसीडरेबल टाइम इन द स्टेट। कह रहे गांधी साहब इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, हैज़ बीन इन्वेस्टिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं वो बहुत सारे वक्त का स्टेट के अंदर, कंसीडरेबल टाइम का। कंसीडरेबल हर वो चीज़ है जिसको आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, इतना बड़ा है साइज़ में कि उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो चीज़ कहलाती है कंसीडरेबल। इसको आप सिग्निफिकेंट या इनॉर्मस भी बोल सकते हैं। समझ गए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसलिए लगा क्योंकि राहुल गांधी वहाँ पे कई दिनों से भाषण देते आ रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, पहले भी दे चुके हैं, है ना, इसलिए हैज़ बीन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कह रहे द बीजेपी लॉन्ग सीन एज अ नॉर्थ इंडियन पार्टी हैज़ मेड सिग्निफिकेंट इनरोड्स इन द स्टेट एंड ही इज होपिंग टू इमर्ज एज द थर्ड पोल थ्रू सोशल इंजीनियरिंग दैट इंक्लूड्स वूइंग ए सेक्शन ऑफ क्रिश्चियंस। अब बता रहे बीजेपी का क्या स्टेटस है। कह रहे जो बीजेपी है, द बीजेपी, देखो पार्टियों के नाम के आगे द लगाते हैं, द बीजेपी, जो कि लंबे वक्त से सीन है देखी जाती हैं, पास पार्टिसिपल। और कैसे देखी जाती हैं? एक नॉर्थ इंडियन पार्टी के दौर पे, उत्तर भारत की एक पार्टी के दौर पे। कह रहे ये जो बीजेपी है ना, अब इसकी वर्ब आई है हैज़ मेड, इसने बना लिया है। अच्छा क्या बना लिया है? बहुत ही बड़ी, बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही कंसीडरेबल इन रोड्स को। इन रोड बनाने का मतलब क्या होता है? इन मतलब अंदर, रोड मतलब सड़क। आप एनिमी की टेरिटरी के अंदर घुस गए इन रोड बना के, इन रोड का मतलब होता है इन्वेजन करना, है ना, अंदर घुस जाना। तो कह रहे बीजेपी इस बार बहुत अंदर घुस गई है स्टेट के अंदर। अच्छा और क्या कर रही है ये? कह रहे यही बीजेपी होप कर रही है कि इमर्ज होगी, निकल करके आएगी, और कैसे? तीसरे मोर्चे के तौर पे, थर्ड पोल के थ्रू तौर पे। और किसके जरिए? सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, वहाँ पे जो सोशली दांव पेच खेल रही है उनके जरिए। और वो कौन से दांव पेच हैं? वो इंजीनियरिंग है जिसमें शामिल है लुभाना एक समुदाय को, एक सेक्शंस को जो है क्रिश्चियंस के। समझ गए? तो इस बार बीजेपी अंदर घुस गई है स्टेट में। कभी भी इसको वोट्स नहीं मिलते, लेकिन इस बार बीजेपी को बहुत सपोर्ट मिल रहा है स्टेट से। और ये काम इसलिए कर रही है, सिर्फ ऐसा हो रहा है क्योंकि इसने वहाँ पे क्रिश्चियंस के एक सेक्शन को लुभाया है, सोशल इंजीनियरिंग का काम किया है। समझ गए ना? अब सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट वर्ब कैसे बने। बीजेपी की वर्ब है दो, पहली हैज़ मेड, दूसरी इज होपिंग। बीजेपी सिंगुलर तो दोनों वर्ब्स की हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। अच्छा दैट की वर्ब है इंक्लूड्स। सोशल इंजीनियरिंग में आपको बता देता हूँ क्या होता है। जब आप किसी एरिया में जाकर के कुछ मैनिपुलेशन करते हो, किसी को आप अच्छा बताते हो, किसी को बुरा बताते हो, किसी की वाहवाही लूटते हो, किसी का क्रिटिसिज्म पाते हो, कुछ इस तरह से गेम खेलते हो किसी एरिया में कि वहाँ पे एंड रिजल्ट ये हो कि आपको वोट मिल जाए, तो इसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। आप ऐसी इंजीनियरिंग कर रहे हो जो लोगों के साथ हो रही है, सोशली हो रही है। ठीक है? वो करने का मतलब होता है लुभाना, प्लीज़ करना, किसी को एंटाइज करना, अपीज करना, है ना, किसी को सोलिसिट करना, किसी को लुभाने के लिए बोलते हैं वो। आगे बढ़ेंगे। करंट नोटिसेबल परफॉर्मेंस इन केरला कैन गिव अ फिलिप टू इट्स सदर्न एम्बिशंस एंड बटरेस इट्स क्लेम ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्टी। कह रहा अगर एक नोटेबल परफॉर्मेंस आ गई, एक ना नज़रअंदाज करने लायक परफॉर्मेंस अगर बीजेपी की आ गई, थोड़ी बहुत वोट पड़ गए, और किसमें? केरला में, तो कह रहा है ये परफॉर्मेंस जो है ना, थोड़े वोट पड़ने वाली भी, ये दे पाएगी एक फिलिप को। अब ये फिलिप कौन है? फिलिप एक नाउन है, इसका मतलब होता है बूस्ट, इंसेंटिव, है ना, थोड़ा सा पुश। कह रहा है एक ऐसी परफॉर्मेंस आ गई थोड़े बहुत वोटों वाली भी केरला में, तो बीजेपी को पुश मिल जाएगा इसके सदर्न एम्बिशंस में, साउथ इंडिया में लेकर के, इसकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के, है ना। और यही परफॉर्मेंस बटरेस करेगी, सपोर्ट करेगी, बोल्स्टर करेगी इसके क्लेम को, दावे को, जो है एक नेशनल पार्टी होने का। अभी तक बीजेपी की एक यही मार है कि ये ईस्ट में और साउथ में ज़्यादा पॉपुलर पार्टी नहीं है। कह रहे अगर इस बार वोट पड़ गए तो बीजेपी के ऊपर से धब्बा भी छूट जाएगा, बीजेपी एक ट्रू नेशनलिस्ट पार्टी बन जाएगी।
फिलिप वर्ड आपने देख लिया, बूस्ट या इंसेंटिव। एम्बिशन होती है आपके डिज़ायर, आपकी महत्वाकांक्षाएं, बड़े बड़े प्लान्स। बटरेस होता है सपोर्ट करना, किसी चीज़ को नीचे से बोल्स्टर करना, है ना। कर द इनकम्बेंट CM पिनराई विजयन इज एक्सपेरिमेंटिंग विद डेयरिंग पॉलिटिकल मूव्स टू विन अ सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म अनयूजुअल इन केरला। कह रहे जो हाल के इनकम्बेंट कौन होता है, जो कुर्सी पे तशरीफ टिका के बैठा है। कह रहे वो वाला जो CM है जो तशरीफ टिका के बैठा है, पिनराई विजयन, अभी केरला का, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं CM साहब बहुत ही डेयरिंग पॉलिटिकल मूव से। डेयरिंग होता है एकदम बोल्ड, सामने वाले को लगे दुस्साहसी, है ना, सामने वाले को लगे कैसे कर सकता है। तो ऐसी वाली पॉलिटिकल मूव से ये खेल रहे हैं पिनराई विजयन। अच्छा, क्यों कर रहे हैं मूव्स, ताकि ये विन कर पाएँ दूसरी कंसेक्यूटिव टर्म को, दूसरी लगातार एक कार्यकाल को, जो कि बहुत अनयूजुअल है केरला में। केरला के लोग दूसरी बार किसी को CM नहीं बनाते हैं लगातार, समझ गए। सिंपल सेंटेंस, वर्ड्स देखने वाले। विजयन साहब की वर्ब है इज एक्सपेरिमेंटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इनकम्बेंट मैंने आपको बता दिया, इन पावर हो, डेयरिंग हो जिसमें बहुत डेयर हो, है ना, बोल्ड हो। ऑडेशियस और इंट्रेपिड बहुत अच्छे सिनोनिम है डेयरिंग के, साहसी किसी चीज़ को लेकर के एडजेक्टिव बनाए जाते हैं ना। डेयरिंग को आप एडजेक्टिव बना लें, डेयरिंग एक नाउन भी होता है, डेयरिंग एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है, बट इस केस में एक नाउन से पहले आकर के एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना, तो मैं इसको एडजेक्टिव मानूंगा। चलिए आगे बढ़ें। करा हिज मूव्स कुड बी हाईली रिवॉर्डिंग पॉलिटिकली बट कुड अनसेटल द इम्प्लिसिट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग केरलास एलीट्स। कह रहा है इसके जो हरकतें हैं, पिनराई विजयन साहब के जो मूव्स हैं, पैंतरेबाजियाँ हैं, वो हाईली रिवॉर्डिंग हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इनको करवा सकती हैं। और कैसे, सियासी तौर पे पॉलिटिकली। लेकिन ये जो मूव्स हैं ना, अनसेटल कर देंगी, एकदम से डिस्टर्ब कर देंगी जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है केरला के एलिट्स के बीच में। अब ये कौन लोग हैं भाई, देखो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है कौन पावर को कैसे शेयर करेगा, और केरला के एलिट्स का मतलब है केरला के बड़े बड़े नेता, जो बड़े पुराने कदावर नेता है ना, केरला एलिट्स। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अनस्पोकन, मुझे पता है तुझे पता है, मैं इस एरिया से चुनाव लड़ूंगा, तू उस एरिया से चुनाव लड़ेगा, अपने दोनों पुराने लीडर्स हैं, अपने बीच में एक इम्प्लिसिट सा एग्रीमेंट है ना, कहीं कहा सुना जाने वाला नहीं है, इंट्रिंसिक है, इम्प्लाइड है, सबको पता है, बोलने की बात नहीं है। तो कह रहे ये मूव्स इसको फ़ायदा तो करवाएंगे, लेकिन ये पूरा एग्रीमेंट जो है, अरेंजमेंट जो है, बिगाड़ देंगे वहाँ के कदावर नेताओं के बीच में। देखने वाले वर्ड्स, मूव्स की दो वर्ब हैं, कुड बी और कुड अनसेटल। अनसेटल आप जानते हैं किसी चीज़ को डिस्टर्ब करना, किसी चीज़ को सेटल ना होने देना। इम्प्लिसिट मतलब अंदर छुपा हुआ, इंट्रिंसिक बोल दो, हिडन बोल दो, इम्प्लाइड बोल दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ, आपको भी आदत डालनी है ना, 2-2 घंटे लेकर के नहीं बैठना है कि आर्टिकल को, अगर सिंपल हो थोड़ा फास्ट पढ़ा करो। कह रहे दो दे आर प्लेइंग फॉर हाई स्टेक्स इन केरला, ऑल 3 पार्टीज आर इन टर्मोइल विद इन एंड इन टसल्स विद अलाइज। कह रहा हालांकि वो प्ले कर रहे हैं हाई स्टेक्स के लिए, हाई स्टेक मतलब बड़ा दाम, इसको बिग बैट भी बोलते हैं, ठीक है। कह रहा हालांकि दोनों ही तीनों पार्टियां प्ले कर रही हैं बड़े दाम के लिए केरला के अंदर, फिर भी जो तीनों पार्टियां हैं वो टर्मोइल में हैं, वो अफरा तफरी के अंदर है, अंदर से टर्मोइल है उनके अंदर, और वो टसल में है, लड़ाई के अंदर है अपने अलाइज के साथ। तो तीनों पार्टियां बड़े काम करने के लिए जुझारू हैं, लेकिन तीनों पार्टियों के अंदर फूट पड़ी हुई है, और तीनों पार्टियों ने जो मोर्चे बनाए हैं उन मोर्चों के अंदर भी टसल पड़ी हुई है अलाइज के साथ में। अब देखने वाले वर्ड्स, हाई स्टेक माने बड़ा दांव, बिग बैट्स। टर्मोइल का मतलब है अफरा तफरी, अनरेस्ट बोल दो, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है केओस, है ना, एनार्की बोलते हैं, केओस बोलते हैं। पैंडेमोनियम और अपहेवल, चारों वर्ड का मतलब है अराजकता, एकदम अनरेस्ट की, एजिटेशन की सिचुएशन, है ना, जहाँ पे बिल्कुल भी शांति ना हो। अब इस सेंटेंस में देखने वाला एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दो के साथ में येट लगाना बंद कर दिया हमने आजकल। अब इसका मतलब क्या है, पुराना कोई टेक्स्ट उठाओगे आपको दो के साथ येट मिलेगा, लेकिन नए टेक्स्ट में स्टैंडर्ड इंग्लिश में येट को हमने दो के अंदर इंट्रिंसिक मान लिया, दो का ही पार्ट मानना है हमने येट, है ना। तो दो के साथ में येट को लगाने की अब जरूरत आपको नहीं है। जैसे दो माई फ्रेंड इज़ अ फूल येट आई लाइक हिम नॉनदलेस। दो का मतलब होता है हालांकि मेरा दोस्त एक फूल है, बेवकूफ़ है, फिर भी मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, नॉनदलेस का मतलब है फिर भी। अब देखो दिक्कत क्या है, दो के साथ में येट को आपको नहीं लगाना है, इस येट को आप यहाँ से निकाल दो माई फ्रेंड इज़ अ फूल आई लाइक हिम नॉनदलेस, ठीक है ना। अब ये येट कहाँ गया, हम आजकल दो के अंदर ही येट को मिला हुआ मानते हैं, हम मानते हैं कि दो के साथ में येट अपने आप आ गया। अब वैसे सेकंड सेंटेंस देखो, इवन दो शी हैज़ अ हाई पेइंग जॉब येट शी इज़ ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी। हालांकि उसके पास बहुत हाई पेइंग जॉब है, उसकी सैलरी बहुत है, फिर भी वो हमेशा
पैसे की तंगी से जूझती है ना, खर्चे बहुत होंगे। अब देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पे इवन दो यूज़ किया तो यहाँ से भी आप येट को निकाल दो, ठीक है ना। अब देखो दो, इवन दो और ऑल दो, इन तीनों में कुछ ज़्यादा फर्क होता नहीं। दो एक फॉर्मल है, बोलने में आता है, इनफॉर्मल है। ऑल दो आप लिखने में ज़्यादा यूज़ करेंगे, और इवन दो बोलने और लिखने दोनों में आता है, और ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला है। दो की भी सुपरलेटिव डिग्री है इवन दो, समझ गए ना, तीनों का मतलब एक ही होता है। चलिए आगे बढ़ें। कह रहा था CPIM's decision to deny ticket to several of its veterans have not been taken kindly by its cadres, who have taken to the streets and social media to challenge it। सबसे अच्छा सेंटेंस है ये। कह रहे जो CPIM का जो डिसीजन है मना कर देने का टिकट को, और किसको, बहुत सारे इसके वेटरन्स को, बहुत सारे इसके कदावर नेताओं को। कह रहे ये जो डिसीजन है ना, इसको नहीं लिया गया काइंडली, इस डिसीजन को बिल्कुल भी दयालु रूप से, काइंड रूप से नहीं लिया गया है इसके काडरेस के द्वारा। अब ये कौन होते हैं काडरेस? काडरेस मतलब पार्टी के कार्यकर्ता, किसी भी चीज़ के काडरे होते हैं उस चीज़ के कार्यकर्ता, समझ गए ना। तो कह रहे डिसीजन को बिल्कुल भी सही तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं लिया। अब ये वो कार्यकर्ता हैं जो टेक टू कर गए हैं, जो उतर आए हैं, जो टेक टू कर गए हैं सड़कों पे और सोशल मीडिया पे इसको चैलेंज करने के लिए। तो ऐसे बता रहे हैं एक एक करके तीनों पार्टियां कैसे टूटी हुई हैं, है ना, अंदर से। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़, ग्रामर कॉन्सेप्ट आए हैं। डिसीजन की वर्ब है हैज़ नॉट बीन टेकन, और हु की वर्ब है हैव टेकन टू। पहला कॉन्सेप्ट है डिनाई का। देखो डिनाई और रिफ्यूज़ एक ही बात है। डिनाई का मतलब भी है मना करना, और रिफ्यूज़ का मतलब भी है मना करना। अब इनमें एक फ़र्क है थोड़ा सा। डिनाई के बाद में जीरंड आएगा या नाउन आएगा, डिनाई के बाद में जीरंड आएगा या नाउन आएगा, और रिफ्यूज़ के बाद में इन्फिनेटिव आएगा टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। दूसरा फ़र्क क्या है इनमें, ये स्ट्रक्चर के साथ साथ एक ये फ़र्क भी है, अगर आप पास्ट टेंस में यूज़ कर रहे हो, अगर आपने किसी चीज़ को मना बोला है, किसी काम को करने से मना बोला है, तो आप रिफ्यूज़ को यूज़ करेंगे। और अगर आपने किसी काम को ना करने के लिए मना बोला है, आपने बोला है मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने ऐसा नहीं किया, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप यूज़ करेंगे डिनाई नाम के वर्ड को। बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। शी डिनाइड रिफ्यूज़ टू स्टील मनी। अब देखो पैसा चुराया गया था, उसको पकड़ लिया सबने, और उससे पूछा तूने चुराए हैं, वो बोले नहीं चुराए। अगर ऐसा है ना, उसने बोला मैंने नहीं चुराए, तो आप यूज़ करेंगे डिनाई नाम के वर्ड को, ठीक है। शी डिनाइड टू स्टील मनी। अब ध्यान देना, डिनाइल के बाद में क्या आता है, नाउन या जीरेंट। अब यहाँ पे स्टील लगी है वर्ब, इन्फिनेटिव तो आ नहीं सकता, टू प्लस में स्टील तो आ नहीं सकता, तो क्या करूँगा, इस टू को यहाँ से निकाल फेंको और स्टील को बदल दो जीरेंट में, स्टीलिंग में। इंग्लिश बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला समझने हैं। जो फॉर्मूला बताता हूँ उनको याद करो आप। उसने मना किया मैंने पैसे नहीं चुराए, उसने बोला नहीं चुराए मैंने, तो शी डिनाइड स्टीलिंग मनी। अब दूसरा सेंटेंस देखो, शी डिनाइड या रिफ्यूज सपोर्टिंग अस इन द मैच। उसने मना कर दिया हमें मैच में सपोर्ट करने के लिए। अब वो ऐसे नहीं बोल रही कि मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, वो कह रही है मैं तुम्हें मैच में सपोर्ट नहीं करूँगी, ऐसा उसने बोला था। अब देखो अगर उसने मना किया था किसी काम के लिए तो आप यूज़ करेंगे डिनाई को, रिफ्यूज़ को, ठीक है। अब रिफ्यूज़ के बाद में दिक्कत क्या है, जीरंड नहीं आता, टू इन्फिनेटिव आता है, तो इससे पहले टू चिपकाएं और सपोर्टिंग का ING निकाल फेंके। शी रिफ्यूज टू सपोर्ट अस इन द मैच, ऐसे बनेंगे दोनों सेंटेंस। ये खाली पास्ट टेंस में होता है, अगर आप प्रेजेंट वेजेंट में यूज़ कर रहे हो तो आराम से दोनों में से किसी को भी यूज़ कर लेना चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये टेक टू वाला भी कर ही लो, है ना। देखिए टेक टू और रिसोर्ट टू दोनों का मतलब एक जैसा होता है, मतलब होता है किसी काम पे उतर आना, है ना, किसी काम पे किसी चीज़ पे उतर आना। जैसे आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्म बिल्स मैनी फार्मर्स टुक टू अपोज देम। इंट्रोडक्शन के बाद फार्म बिल्स को लाए जाने के बाद बहुत सारे किसान जो है उतर आए उनको अपोज करने पे। अब देखो इन दोनों की खासियत भी है, ये टू है प्रेपोजिशन। टेक टू रिसोर्ट टू के बाद में कभी भी आप वर्ब नहीं देखोगे नाउन, प्रोनाउन या फिर वर्ब की ING फॉर्म जो कि नाउन का काम करती है, जीरेंट। अब इस सेंटेंस में दिक्कत क्या है, मैनी फार्मर्स टुक टू अपोज देम, ये गलत है। अपोज तो वर्ब होती है, अगर वर्ब होती है तो उसको क्या करूँगा मैं, ING फॉर्म में चेंज कर दूंगा। तो मैनी फार्मर्स टुक टू अपोजिंग देम, है ना। वैसे ही आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्म बिल्स मैनी फार्मर्स टुक द स्ट्रीट्स। बहुत सारे इंट्रोडक्शन के बाद में फार्म बिल्स के बहुत सारे फार्मर्स उतर आए गलियों में। अब ये गलियां वैसे ही नाउन है, इसको स्ट्रीट सिंग मत करिए ना, सर ने बताया था टेक टू के बाद में वर्ब की ING फॉर्म आती है। अगर नाउन पड़ा हो तो छेड़खानी नहीं करनी है, टेक टू द स्ट्रीट्स बिल्कुल ठीक है, सड़कों पे उतर आए, लेकिन यहाँ पे टेक टू के बाद में अपोजिंग लगाना जरूरी था क्योंकि एक यहाँ पे नाउन नहीं रखा था। समझ गए ना, आ जाओ आगे। कह रहा द पार्टी वुड केरला कांग्रेस मनी फ्रॉम द UDF into the LDF in an embarrassing somersault that it finds difficult to explain। कह रहे यही वाली जो पार्टी है, ये जो CPIM है,
कह रहा है इसने वो किया, इसने लुभाया केरला कांग्रेस नाम की पार्टी को यूडीएफ से एलडीएफ के अंदर, कांग्रेस से अपने अंदर, है ना। कह रहा है और कैसे लाया ये, एक बहुत ही एम्बेरेसिंग समरसॉल्ट में। समरसॉल्ट को हिंदी में बोलते हैं धोबी पछाड़, मैन्यूवर भी बोल सकते हो, पैतरेबाजी भी बोल सकते हो। तो कह रहा है एक बहुत ही शर्मनाक पैतरेबाजी करके, धोबी पछाड़ करके इस पार्टी को अपने अंदर खींच के ये लाई। कह रहे जिसको वो ऐसी समरसॉल्ट है जिसको ये बहुत मुश्किल फाइंड करता है एक्सप्लेन करना। जब जब लोग इस पे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता है ना। सबको पता है इन्होंने ऐसा गलत काम किया है। सिंपल सेंटेंस, वू का मतलब लुभाना, प्लीज़ करना, एंटाइज करना, समरसॉल्ट मतलब मैन्यूवर, धोबी पछाड़। कह रहा चार्जेस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म इंक्लूडिंग ए मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन into the links between the former principal secretary to the CM and a smuggling racket have taken the shine of the governance record of the LDF government। कह रहा है यही वाली जो LDF पार्टी है जिसके अंदर बहुत सारी फूट पड़ी हुई है, कह रहा है इसी पार्टी में जो चार्जेस लगे हैं करप्शन के और किस चीज़ के, भाई भतीजावाद के, निपोटिज्म के, जिसमें शामिल है एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच जो मल्टी एजेंसी है, जिसमें CBI भी शामिल है, जिसमें सारी की सारी एजेंसियां जो गवर्नमेंट की होती हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो है ED सब शामिल है। कह रहे ये वाली इन्वेस्टिगेशन जिसमें शामिल है और है ये उन लिंक्स के बीच में जो है एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM का और एक स्मगलिंग रैकेट का, इन दोनों के बीच में। कह रहे ये जो चार्जेस है ना इस टाइप के, इन्होंने टेक कर लिया, ले लिया है शाइन को, चमक को गवर्नेंस रिकॉर्ड से दूर, ऑफ द गवर्नेंस रिकॉर्ड। गवर्नेंस रिकॉर्ड मतलब वहाँ के प्रशासन का जो रिकॉर्ड है, कितना अच्छा उन्होंने प्रशासन किया, और ये रिकॉर्ड किसका, LDF की गवर्नमेंट का। तो LDF की गवर्नमेंट शासन में बैठी है, अच्छी गवर्नेंस भी इन्होंने की होगी, लेकिन ये करप्शन का चार्ज की वजह से सारी शाइन इनकी निकल गई है, कोई भी इनके रिकॉर्ड को अभी मानने को तैयार नहीं है। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, पार्टीशनशिप, डिस्क्रिमिनेशन, है ना। मल्टी एजेंसी मैंने आपको समझा दिया। ऑफ का मतलब होता है दूर, टेक ऑफ करना मतलब किसी चीज़ को दूर लेकर के जाना। कह रहा मिस्टर विजयन however is trying to turn this in his favor by claiming to be at the receiving end of machinations by central probe agencies at the behest of BJP। अब ये बता रहा है कि इस LDF का जो PM है, इनका जो CM है मिस्टर विजयन, वो कैसे इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं, है ना। कह रहे जो विजयन साहब है ना, इस LDF के जो चेयरमैन है, कह रहा हालांकि वो ट्राई कर रहे हैं कि टर्न करें, मोड़ दें इसको अपने ही फेवर में, इस पूरे करप्शन को अपने ही जो है फेवर के अंदर। और कैसे करेंगे, ये क्लेम करके कि ये रिसीविंग एंड पे हैं, ये सिरे पे हैं रिसीव करने वाले। और कौन सा सिरा, वो है उन मैकेनेशंस का, उन दाम पेचों का, उन कॉन्स्पिरेसीज़ का जो की जा रही है सेंट्रल प्रोब एजेंसीज़ के द्वारा, भारत सरकार की सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के द्वारा। और क्यों की जा रही हैं, एट द बिहेस्ट ऑफ बीजेपी की शय के ऊपर। एट द बिहेस्ट ऑफ मतलब किसी की शय पे। सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा है, वर्ड्स बड़े बड़े हैं, एक बार मैं रिपीट करता हूँ फिर समझाऊंगा सेंटेंस कैसे बना है। विजयन साहब हालांकि ट्राई कर रहे हैं कि ये पूरी चीज़ अपने ही फेवर में मोड़ दें, ऐसा क्लेम करके कि वो हैं रिसीविंग एंड पे इन मैकेनिशंस के, वो झेल रहे हैं इन सारे के सारे कॉन्स्पिरेसीज को, षड्यंत्रों को, जो किया जा रहा है भारत सरकार की सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा बीजेपी नाम की पार्टी के शय पे। तो वो ये कह रहे हैं बीजेपी मेरे पीछे पड़ी है और इस वजह से देखो मैं कितना परेशान हूँ। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब आपने पकड़ लिया, विजन की वर्ब है इज ट्राइंग। जब आप रिसीविंग एंड पे होते हैं तो आप किसी चीज़ को झेल रहे होते हैं, है ना, किसी चीज़ को झेलना होता है, रिसीविंग एंड पे होना। मैकेनेशन का मतलब होता है षड्यंत्र। ये वर्ड बना है मैकियावेली नाम के एक दार्शनिक पे, वेस्ट का चाणक्य कहलाता है, बहुत ही कॉन्स्पिरेसीज करता था वो हमारे चाणक्य के जैसे, है ना। तो वहाँ से हमने वर्ड ही बना दिया उस आदमी को ऑनर करने के लिए, मैकेनेशन। कोई भी षड्यंत्र कहलाएगा आज से मैकेनेशन। कॉन्स्पिरेसी बोल दो, टैक्टिक बोल दो, प्लॉट बोल दो, और एक कबाल बहुत अच्छा वर्ड होता है इसके लिए। एट द बिहेस्ट ऑफ मतलब किसी की शय पे, बिहेस्ट का मतलब होता है ऑर्डर। जब आप किसी की बिहेस्ट पे कोई काम करते हैं तो उस आदमी की शय पे, ऑर्डर पे ही आप किसी काम को अंजाम देते हैं। कह रहा द कांग्रेस इज ट्राइंग टू कीप द लीडरशिप स्क्वेबल विद इन बाय नॉट फॉर्मली अनाउंसिंग अ लीडर बट सिग्नलिंग दैट फॉर्मर CM ओमान चंडी कुड गेट अनदर टर्म शुड द पार्टी विन। कह रहे कांग्रेस के बता रहा है, कह रहे कांग्रेस ट्राई कर रही है कीप विद इन द लीडरशिप स्क्वेबल विद इन, ये कोशिश कर रही है कि कीप करे हमारी लीडरशिप से जो नोक झोंक हो रही है ना, अंदर लीडर बनने के लिए जो स्क्वेबल हो रही है उसको विद इन ही कीप करे, अंदर ही बनाए रखे। अच्छा, एक काम कैसे कर रही है कांग्रेस, नहीं अनाउंस करके फॉर्मली आधिकारिक तौर पे एक लीडर को, लेकिन सिग्नल करके कि जो पुराने CM है ओमान चंडी, उनको मिल सकती है एक दूसरी टर्म अगर पार्टी विन करती है, शुड द पार्टी विन।
समझ गए। तो वहाँ पे भी कांग्रेस में भी खूब फूट पड़ी हुई है, इसलिए कांग्रेस ने किसी को भी सीएम कैंडिडेट नहीं बताया, सिर्फ अनाउंस नहीं किया पर हिंट कर दिया कि अमान चंडी को ये मौका देंगे अगर पार्टी जीती। अब इस सेंटेंस में देखने वाली एक स्ट्रक्चर आई है, शुड द पार्टी विन। देख लेंगे स्ट्रक्चर को भी फटाफट। फर्स्ट कंडीशन आप जानते हैं, इफ़ इंडिया विंस वी विल सेलिब्रेट। इंडिया जीती तो हम जश्न मनाएंगे। अब देखो इस फर्स्ट कंडीशनल की एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी है, मतलब वही रहेगा, फॉर्म बदल जाएगी। शुड इंडिया विन वी विल सेलिब्रेट। हमने क्या किया, यहाँ से इफ़ को निकाल दिया और इसकी जगह रख दिया शुड, और विन्स को हमने बना दिया विन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अब शुड है, मॉडल अपने बाद में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लेती है, तो इंडिया के लिए विन्स नहीं विन ही आएगा। अगर इंडिया जीती तो हम जश्न मनाएंगे, शुड इंडिया विन वी विल सेलिब्रेट। ये बिल्कुल इसी के जैसा ही है, सिर्फ ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। अब यहाँ भी वही ऑल्टरनेटिव फॉर्म आई है, इफ़ द पार्टी विन्स, उसको हमने लिख दिया शुड द पार्टी विन। बढ़े आगे, चलो आ जाओ। कह रहा है इट इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग हार्ड टू होल्ड ऑन टू ट्रेडिशनल बेसिस। कह रहा है कांग्रेस इस चीज़ में भी स्ट्रगल कर रही है कि कैसे वो पकड़ बनाए रखे परंपरागत बेसिस पे। उन जिलों में, उन गांवों में जहाँ पे हमेशा वोट मिलते थे, इस बार वहाँ पे भी इनको पकड़ बनाए रखने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। होल्ड ऑन टू आप समझ गए होंगे, एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसको क्लिंग टू भी बोलते हैं और ग्रास्प भी बोलते हैं। तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ पे पकड़ बनाए रखना। कह रहा द बीजेपी इन केरला हैड नेवर इमेजिन्ड इटसेल्फ एज अ सीरियस कंटेंडर फॉर पावर एंड द अपॉर्चुनिटी इन साइट हैज़ इंटेंसिफाइड इंटरनल फ्रैक्शंस राइवलरीज। अब बता रहा है तीसरी पार्टी का, बीजेपी का। कह रहे जो बीजेपी है ना केरला में, उसने कभी अपने आप को नहीं सोचा था, इटसेल्फ इमेजिन नहीं किया था। और कैसे नहीं किया था, एक सीरियस दावेदार के तौर पे, कंटेंडर के तौर पे पावर के लिए। और कह रहे जो अपॉर्चुनिटी इसको दिख रही है, इनसाइट है, वो इंटेंसिफाई हो चुकी है, इंटेंसिफाई कर चुकी है, वो बहुत आग लगा चुकी है इंटरनल फैक्शनल राइवलरीज में। अंदर ही अंदर जो अलग अलग सेक्शंस की जो राइवलरी है, आपस में जो प्रतियोगिता है ना, आपस में जो लड़ाई है। तो बीजेपी कभी अपने आप को सही कैंडिडेट नहीं मानती थी कि हम जीतेंगे, पर इस बार अगर बीजेपी जीत रही है, इस वजह से वहाँ से अंदर अंदर जो नेता आपस में फूट पड़ के लड़ रहे हैं, फैक्शनल राइवलरीज उनको दिख रही है। समझ गए। अपॉर्चुनिटी की वर्ब है हैज़ इंटेंसिफाइड। फैक्शन मतलब अंदर अंदर फैक्शंस में होने वाली चीज़ें। फैक्शनल को आप सेक्शनल भी बोल सकते हैं और सेक्टेरियन भी बोल सकते हैं। राइवलरी का मतलब होता है आपस की फूट, आपस की एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। कह रहा द कैंपेन एंड आउटकम ऑफ द असेंबली इलेक्शन विल बी इंडिकेटिव ऑफ अ न्यू सोशल कॉम्पैक्ट दैट इज टेकिंग शेप इन केरला एंड इन दैट सेंस इट इज़ नॉट मेरली अबाउट इलेक्टिंग अ न्यू गवर्नमेंट दिस टाइम। कह रहे जो कैंपेन है और जो इसका आउटकम है असेंबली इलेक्शन का, वो इंडिकेटिव होगा, वो निशान बनेगा, मार्क करेगा एक नए सोशल कॉम्पैक्ट को, एक नए सामाजिक समीकरण को, एक नए कोलिशन को, जो कि डेवलप हो रहा है, टेक शेप कर रहा है केरला के अंदर। और कह रहा है उस सेंस में, अगर इस तरीके से देखा जाए, इस नज़रिए से देखा जाए, ये मेरली खाली अब इलेक्शन के बारे में नहीं है, एक नई गवर्नमेंट को इस बार। तो इस बार का चुनाव सिर्फ इलेक्शन को डिसाइड नहीं कर रहा है, सरकार डिसाइड नहीं कर रहा है, बल्कि ये भी डिसाइड कर रहा है वहाँ के सोशल इक्वेशन क्या होगी आने वाले सालों में। समझ गए होंगे, सिंपल सेंटेंस है लास्ट वाला। आ जाओ फटाफट से अपने क्विज के ऊपर। सब लोग ट्राई दे लेना और कमेंट सेक्शन में अपना जरूर बताना मुझे जो स्कोर बना आपका ना क्विज में आउट ऑफ 5। कह रहा इंडिया वॉज डीलिंग विद द फाइनेंशियल नेपोटिज्म कॉम्पैक्ट बिकरिंग या अपहेवल एट द स्टार्ट ऑफ 1990s। इंडिया डील विद कर रहा था, निपट रहा था एक आर्थिक इस टाइप की चीज़ से, इन चारों में से एक। और कब? 1990 की शुरुआत में। अब दिक्कत क्या है, देखो अगर आप फाइनेंशियल लगा रहे हो तो एक एडजेक्टिव है, इसके आगे आएगा एक नाउन। चारों ही नाउन्स हैं, लेकिन चारों का मीनिंग अलग है। अपहेवल का मतलब होता है एक एजिटेशन, एक अराजकता वाली माहौल। बिकरिंग का मतलब होता है लड़ाई। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। तो फाइनेंशियल क्या हो सकता है, वहाँ पे उस वक्त फाइनेंशियल अपहेवल था, समझ गए ना। उस समय फाइनेंशियल अशांति थी, एक आर्थिक तौर पे देश में बहुत सारी जो है ना उठापटक हो रही थी। कह रहे बिकॉज इट हैड रिफ्यूज या डिनाई टू फ्लो विद द करंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कह रहे ये इसलिए हुआ था क्योंकि इसने मना कर दिया था ग्लोबलाइजेशन की लहर के साथ में फ्लो करने के लिए। इंडिया इसलिए फाइनेंशियल अपहील को देख रहा था क्योंकि वैश्वीकरण की नीति को ये फॉलो नहीं कर रहा था, समझ गए ना। अब देखो किसी काम को करने से आप मना करते हो, अगर किसी काम को करने से आप मना करते हो तो आप करते हो रिफ्यूज़ और डिनाई। हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ए और बी दोनों ठीक हैं, लेकिन आप यूज़ करेंगे रिफ्यूज़ को।
डिनाई का मतलब होता है किसी काम को कर देने के बाद मना बोल देना, भाई मैंने नहीं किया, वो काम नहीं है। इसने मना बोला था कि मैं फ्लो नहीं करूँगा ग्लोबलाइजेशन के साथ, मुझे ग्लोबलाइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो रिफ्यूज्ड बाद में आप देख रहे हो कि इन्फिनिटिव भी रखा है, अगर ऐसा है तो आपको रिफ्यूज़ को यूज़ करना है। डिनाई होता तो यहाँ पे फ्लोइंग होता, ना कि टू फ्लो होता। आगे बढ़ो, कह रहा है एंड केप्ट होल्डिंग ऑन, क्लिंगिंग, ग्रास्पिंग टू या होल्डिंग ऑन टू आइडिया ऑफ ए सेल्फ सस्टेनिंग क्लोज्ड इकोनॉमी। और इंडिया ने जारी रखा चिपके रहना, होल्ड ऑन टू करना, बनाए तो रखना एक आइडिया को जो है सेल्फ सस्टेनिंग क्लोज्ड इकोनॉमी का। इंडिया बोलता था हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हम खुद ही अपना उगाएंगे और खुद ही खाएंगे। इसी वजह से इंडिया उस समय बिकने की कगार पे आ गया था। हमें बाद में अच्छे से एलपीजी करके आज भारत को एक महाशक्ति बनाया है ना। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, केप्ट के बाद में आपको यूज़ करना है एक फ्रेजल वर्ब को चिपके रहने के लिए। चिपके रहने के लिए सही फ्रेजल वर्ब होती है होल्ड ऑन टू। आपको होल्ड ऑन भी लग सकता है, लेकिन होल्ड ऑन का मतलब कुछ और होता है। होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट करो, होल्ड ऑन है ना, थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। होल्ड ऑन नहीं करना, आपको होल्ड ऑन टू करना है। ग्रेस के बाद में टू आता नहीं और क्लिंग के बाद में हमेशा टू आता है, तो क्लिंगिंग टू भी ठीक होता है अगर टू लगा होता तो। आगे बढ़ो, कह रहा है इकॉनमी एट द टाइम वॉज इन अ शैम्बल्स एंड बिजनेसेस हैड टेकन टू फाइलिंग या इनकम्बेंट। ये फाइलिंग दो बार आ गया है ना। कह रहा जो अर्थव्यवस्था थी उस वक्त शैम्बल्स में थी, उस वक्त अराजकता में थी। अ शैम्बल्स एक फ्रेज होता है, आप जानते हैं शैम्बल्स के लास्ट में एस आता है, लेकिन उससे पहले वो फिर भी अ को लेगा। कह रहा अर्थव्यवस्था उस समय बहुत ही अराजकता में थी और जो बिजनेसेस थे वो उतर आए थे इस काम को करने के लिए। और किसके लिए? इंसॉल्वेंसी के लिए। अब देखो इंसॉल्वेंसी के लिए आप फाइल करते हैं ना, दायर करते हैं अपनी इंसॉल्वेंसी को, अपने दिवालियेपन को। अब देखो टेकन टू के बाद में आता है नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट। वर्ब आ रही है आपके पास फाइलिंग, एक जीरेंट आ रहा है, बिल्कुल सही है। ए और सी दोनों ही आंसर है, मैंने दो बार इसको लिख दिया तो रिपीट हो गया। ए और सी दोनों ही सही हैं। फाइल्ड नहीं आ सकता, इनकम्बेंट नहीं आ सकता, है ना। इनकम्बेंट तो मतलब होता है जो पावर में बैठा हो, एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे एक नाउन की जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। टेक टू समझ गए ना, टेक टू के बाद में जीरेंट आएगा या नाउन आएगा। करे ये तब किया इंडिया ने जब इकोनॉमी और बिजनेस परेशान थे। इससे पहले जब इंडिया ने सिक्योर किया एक बेल आउट पैकेज को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। अब आगे करें, द इंडियन स्टोरी टीचेज अ सिंपल लेसन टू द वर्ल्ड। भारत की जो कहानी है एक सिंपल सा लेसन दुनिया को बताती है। शुड एनी नेशन follows adheres to abide by the idea of a closed economy, it will have to deal with an inevitable threat of being a failed nation sooner or later। कह रहा है ये एक ही शिक्षा देती है, सबक देती है दुनिया को। अगर दुनिया की कोई भी लड़की, कोई भी जो इकॉनमी है, अगर इस आइडिया से वो चिपकी रही, फॉलो किया या अडहेर टू किया या अवॉइड किया, जो कि एक क्लोज्ड इकॉनमी का, बंद अर्थव्यवस्था का, तो इसको निपटना ही पड़ेगा उस थ्रेट से जो कि है होने की एक फेल्ड नेशन, है ना। इकॉनमी को अगर तुमने बंद रखा ना तो आज ना कल तुम्हारा देश जो है फेल्ड नेशन बनी जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपने फर्स्ट कंडीशनल का ऑल्टरनेटिव फॉर्म यूज़ किया है। शुड शुरू में आ गया, मतलब इफ़ की जगह है। अब एनी नेशन के बाद में जो वर्ब आएगी वो आएगी बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में। तो यहाँ पे ये तीनों सही होते हैं, चारों सही होते हैं, लेकिन इस एस की वजह से ये भी गलत है, अडहेर्स टू में एस की वजह से ये भी गलत है, फॉलोज में एस की जगह से ये भी गलत है। आपका आंसर है फॉलो। समझ गए ना। शुड के हिसाब से बेयर इन्फिनिटिव आएगा। ये तीनों भी सही होते अगर इनके आगे एस ना लगा होता। चलिए मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर दें वीडियो को। तब तक के लिए साइनिंग आउट।